हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए अध्याय सीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम का अध्ययन करेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 1 से संबंधित है। इसके पूर्व हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या का अध्ययन किए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो स्टॉप हो गया था, लेकिन उसके अपवाद के बाद वो टॉपिक जो है पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, इसको कहा जाता है समसीमांत उपयोगिता नियम, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद। तो देखते हैं, सबसे पहले समसीमांत उपयोगिता नियम का परिचय जान लेते हैं। पहले इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसके पूर्व, इस अध्याय के पूर्व हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या पर चर्चा किए थे, जो कि गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गोसेन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसको कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम भी, इसको बाद में प्रस्तुत किया, इसलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। इस संबंध में मार्शल ने परिभाषित किया है समसीमांत उपयोगिता के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, जो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे, क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके कर सकता है। तो यह प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब एक वस्तु में अगर कम उपयोगिता उसको प्राप्त हो रही है, तो उसके बदले में वो दूसरे वस्तु का प्रयोग करके अपने संतुष्टि को बढ़ा सकता है, या उपयोगिता को बढ़ा सकता है, या लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा मार्शल ने परिभाषित किया है। उसी प्रकार से प्रोफेसर गोसेन ने भी समसीमांत उपयोगिता नियम के संबंध में अपना परिभाषा प्रस्तुत किया है। जैसे एक व्यक्ति कुल आनंद को अधिकतम करने के लिए विभिन्न आनंदों व तृप्तियों के बीच चुनाव करता है। एक व्यक्ति कुल आनंद को अधिकतम करने के लिए क्या करता है? विभिन्न आनंदों या सुखों व तृप्तियों या संतुष्टियों के बीच चुनाव करता है, क्योंकि उसके पास उन संतुष्टियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। मतलब एक व्यक्ति कुल आनंद को अधिकतम करने के लिए क्या करता है? विभिन्न सुखों या संतुष्टियों के बीच चुनाव करता है, क्योंकि उसके पास संतुष्टि को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। साधनों के कमी के कारण वह बाध्य होकर उन आनंदों की पूर्ति आंशिक रूप में प्राप्त कर पाता है, कम रूप में प्राप्त कर पाता है। इन संतुष्टियों के बीच पारस्परिक संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि जब उनका उपभोग एक क्षण के लिए बंद कर दिया जाए तो सभी आनंदों की मात्राएं समान हो। इसे हम आगे व्याख्या में क्लियर करेंगे। तो इस परिभाषा के बाद हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं क्या है। हर नियम जो है मान्यताओं पर आधारित होती है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं, पहला है उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है, वो अपनी आय को सोच समझकर व्यय करता है। दूसरा मान्यता है उपभोक्ता के व्यवहार
रुचि फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में भी यही मान्यता थी कि उपभोक्ता के व्यवहार में रुचि फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर परिवर्तन आ जाता है तो सम सीमांत उपयोगिता जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगी। तीसरी मान्यता है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है। चौथी मान्यता है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा रूपी, द्रव्य का तात्पर्य है मुद्रा से है, तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। यह हो गया सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन के नियम की मान्यताएं। अब है सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या। हम सम सीमांत उपयोगिता नियम को एक काल्पनिक तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो इसके लिए तालिका भी बनाया गया है। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास 10 रुपये है और उसे उस समय वो व्यक्ति या उपभोक्ता गेहूं एवं चावल पर खर्च करना चाहता है। एक उपभोक्ता के पास कितना है? 10 रुपये है और वो उस 10 रुपये को गेहूं और चावल की आवश्यकता पर व्यय करता है या करना चाहता है। मान लीजिए गेहूं तथा चावल की कीमत 1 रुपये प्रति किलो है। दोनों की कीमत कितनी है? 1 रुपये प्रति किलो है। इस प्रकार उपभोक्ता अपने 10 रुपये से गेहूं तथा चावल की 10 इकाइयों को क्रय कर सकता है। यदि चाहे तो वो गेहूं ही 10 इकाई क्रय कर सकता है, अगर चावल चाहे तो चावल की 10 इकाई क्रय कर सकता है। तो गेहूं तथा चावल से मिलने वाली उपयोगिताओं को तालिका से समझ सकते हैं। तालिका में स्पष्ट है, 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम पर है व्यय की गई मुद्रा की इकाइयां या द्रव्य की इकाइयां। दूसरे कॉलम पर है गेहूं से प्राप्त उपयोगिता और तीसरे कॉलम पर है चावल से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। अब देखिए उपभोक्ता क्या करता है, पहले रुपये का प्रयोग गेहूं पर कर रहा है जिससे उसको 60 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। पहले इकाई या पहले रुपये को वो गेहूं पर व्यय कर रहा है क्योंकि उसको गेहूं से अधिक उपयोगिता मिल रही है। दूसरी स्थिति में या दूसरे रुपये का प्रयोग भी वो गेहूं पर करता है क्योंकि 55 है, उसकी उपयोगिता 55 के बराबर है उपभोक्ता के लिए। जबकि चावल अगर क्रय करता तो वो 50 रहता, इसलिए वो चावल को उपभोग नहीं करता है क्योंकि चावल से अधिक उपयोगिता गेहूं की है, इसलिए दूसरे रुपये का भी उपयोग वो गेहूं पर कर रहा है। अब तीसरे स्थिति में तीसरे बार या तीसरे रुपये का प्रयोग जो है वो चावल पर करता है क्योंकि 50 के बराबर उपभोक्ता को उपयोगिता मिल रही है। चौथे रुपये को वो चावल पर ही गेहूं पर व्यय करता है क्योंकि 45 के बराबर है उपयोगिता 50 के बाद। फिर पांचवें स्थिति में 5वें रुपये को वो चावल पर व्यय कर रहा है जिससे उसको 40 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। इसी प्रकार 6वें रुपये को वो पुनः गेहूं पर व्यय करता है क्योंकि 35 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। 7वें रुपये को वो गेहूं पर ही व्यय कर रहा है क्योंकि 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और 8वें रुपये को वो चावल पर व्यय करता है क्योंकि 30 के बाद 28 के बराबर उपयोगिता उसको मिल रही है। इसी प्रकार से 9वें रुपये को वो व्यय करता है चावल पर क्योंकि 25 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। और 10वें रुपये को वो व्यय करता है गेहूं पर, इसमें 25 के बराबर पुनः इसमें भी उपयोगिता मिल रही है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता जो है 10 रुपये को व्यय करके अपनी उपयोगिता को प्राप्त कर रहा है गेहूं एवं चावल से। तालिका से स्पष्ट है, जैसे मैंने विश्लेषण किया, कि वो कुल मिलाकर उपभोक्ता जो है तालिका में क्लियर है, स्पष्ट है कि सबसे अधिक किस पर व्यय किया है, वो
6 रुपये गेहूं पर व्यय किया है। 1, 2, 4, 6, 7 और 10वें रुपये को, मतलब 6 बार वो 6 रुपये को वो किस पर व्यय किया है? गेहूं पर व्यय किया है, क्योंकि गेहूं से अधिक उपयोगिता मिल रही है उपभोक्ता को। और 4 रुपये जो बच जाता है उसको वो चावल पर व्यय कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर सभी उपयोगिता को जोड़ें, दोनों वस्तुओं से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको जोड़ेंगे तो 393 के बराबर प्राप्त होती है, जो कि सर्वाधिक है। इसे हम एक काल्पनिक रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। काल्पनिक रेखा चित्र बनाई गई है, देखिए रेखा चित्र में वो एक्स अक्ष पर मुद्रा की इकाइयां या द्रव्य की इकाइयां दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता दी हुई है। इसमें डब्लू एवं आर दो रेखाएं जो हैं गेहूं एवं चावल से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शा रही है। डब्लू जो है गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता को और आर जो है चावल से मिलने वाली उपयोगिता को दिखा रही है या दर्शा रही है। अब देखिए QQ1 जो लंबवत है, बाएं से दाएं की ओर लंबी रेखा के रूप में क्षैतिजी है, लंबवत नहीं है, क्षैतिजी है। जो QQ1 है वो रेखा जो है उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत संतुष्टि को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? QQ1 रेखा गेहूं एवं चावल से मिलने वाली संतुष्टि को दर्शा रही है। रेखा चित्र में गेहूं के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को HE से दिखाया गया है। गेहूं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को HE से दिखाई गई है। देख लीजिए रेखा चित्र में दाहिने साइड जो दिख रहा है वो HE जो है गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता है। चावल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को CB के द्वारा दिखाया गया है। चावल से मिलने वाली उपयोगिता को CB के द्वारा दिखाया गया है, जो कि 4 में आकर मिला हुआ है। ठीक है, जहां पर दोनों बराबर है, मतलब दोनों वस्तुओं से, गेहूं तथा चावल दोनों वस्तुओं से समान उपयोगिता की प्राप्ति उपभोक्ता को हो रही है, जहां पर अधिकतम संतुष्टि मिल रही है कहा जाए। HE बराबर CB है। HE बराबर क्या है? CB है। और यहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, जहां पर उपभोक्ता को 6 रुपये गेहूं पर तथा 4 रुपये चावल पर व्यय करना पड़ रहा है। अब देखते हैं, मान लीजिए ये स्थिति तो अधिकतम उपयोगिता की स्थिति है, 6 रुपया यदि गेहूं पर कर रहा है और 4 रुपये चावल पर। तो अब मान लीजिए, देखिए मान लीजिए उपभोक्ता अपने व्यय के क्रम में परिवर्तन करता है और 3 रुपये चावल पर व्यय करता है। तालिका में देखेंगे आप लोग, यदि मान लीजिए उपभोक्ता 3 रुपये चावल पर, मतलब पहले कितना कर रहा था? 4 रुपये कर रहा था, अब वो मात्र 3 रुपये करता है और गेहूं पर वो 7 रुपये व्यय करता है। तो गेहूं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है, रेखा चित्र में देखते हैं कैसे बनेगा। रेखा चित्र में EFGH हो जाएगा। क्या होगा? गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता जो है EFGH रेखा चित्र में देख सकते हैं आप, जिसको बिंदु से दर्शाया गया है। और चावल से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को MU को ABCD द्वारा दिखाया गया है। देख सकते हैं इसको ABCD द्वारा दिखाया गया है, ABCD। अब देखिए यहां पर चावल से जो उपभोक्ता को उपयोगिता मिल रही है उसको ABCD द्वारा दिखाया गया है। इस स्थिति में कुल उपयोगिता 393 से घटकर 368 हो जाएगी। जोड़ लगा के देखेंगे, यदि मान लीजिए आप उपभोक्ता 3 रुपये चावल पर व्यय करता है और 7 रुपये गेहूं पर व्यय करता है, तो कुल उपयोगिता जो है 393 से घटकर कितनी हो जाएगी? 368 हो जाएगी। अतः कुल उपयोगिता घट जाएगी।
यह स्थिति सम सीमांत उपयोगिता नियम का आदर्श व्यय नहीं कहलाती है। मार्शल की मान्यता है या गोसेन की मान्यता है कि यह स्थिति सम सीमांत उपयोगिता नियम का आदर्श नियम नहीं है, क्योंकि दोनों से समान संतुष्टि मिलनी चाहिए शर्त के अनुसार या मान्यता के अनुसार। तो पहले स्थिति जो थी तालिका में कि गेहूं पर 6 रुपये व्यय करे उपभोक्ता और चावल पर 4 रुपये यदि व्यय करता है तो 393 के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। जबकि वो अगर चावल में 3 रुपये व्यय करता है और 7 रुपये गेहूं पर व्यय करता है, इस स्थिति में कुल उपयोगिता जो है 393 से घटकर 368 हो जाएगी, अतः कुल उपयोगिता घट जाएगी। यह स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति नहीं कहलाएगी। अतः उपभोक्ता को 6 रुपये गेहूं तथा 4 रुपये चावल पर व्यय करना चाहिए, जिससे अधिकतम उपयोगिता व संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। अब है सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना। पहली आलोचना है, आलोचनाकारों ने आलोचना किया है। पहला बिंदु है उपभोक्ता को पूर्ण विवेकशील मानने की धारणा अव्यवहारिक है। देखिए आलोचक क्या कहते हैं कि उपभोक्ता को पूर्ण विवेकशील मानने की धारणा क्या है? अव्यवहारिक है। व्यवहार में देखा जाए तो देखिए उपभोक्ता इतना विवेक लगा के क्रय नहीं करता है। वो हिसाब किताब से बचने के चक्कर में क्या करता है? बिना सोचे समझे भी कभी कभी वो व्यय कर लेता है। तो इस प्रकार से आलोचना के रूप में इसको लिया गया है। दूसरा आलोचना है वस्तुओं का विभाजनीय होना। आलोचक कहते हैं कि कई उपभोग की वस्तुएं विभाजनीय नहीं होती हैं। कई उपभोग की वस्तुएं क्या है? उसको बांटा नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे रेडियो है, कार है, कुर्सी है, टेबल है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है फेल हो जाती है या शर्त को पूरी नहीं करती है। तीसरा आलोचना है रीति रिवाज एवं फैशन आदि में परिवर्तन। व्यक्ति हमेशा अपने वातावरण से प्रभावित होता है। व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित रहता है, जिसके कारण कभी कभी उपभोक्ता जो है कम उपयोगी वस्तुओं का भी उपभोग कर लेता है। अतः रीति रिवाज एवं फैशन में परिवर्तन होते रहता है। जैसे माना गया है, इस नियम में कहा गया है कि रीति रिवाज में परिवर्तन या फैशन में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, जबकि रीति रिवाज फैशन में परिवर्तन आते रहता है। वो वातावरण पर डिपेंड करता है कि जिस वातावरण में उपभोक्ता रहता है उस वातावरण पर डिपेंड करता है कि रीति रिवाज में परिवर्तन आएगा कि नहीं, या उसके फैशन में परिवर्तन आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो मान्यता जो है इस नियम की, ये गलत माना गया है। अगला आलोचना है वस्तुओं के अभाव के कारण। देखिए कभी कभी हम क्रय करने जाते हैं बाजार, जिस वस्तु को हमको क्रय करना होता है वो नहीं मिला तो हम मजबूरीवश क्या करते हैं? उस वस्तु के अभाव में हम घटिया वस्तुओं का भी उपभोग के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वस्तुओं के अभाव के कारण भी कभी कभी उपभोक्ता जो है मनचाही वस्तुओं के अभाव में अनचाही वस्तुओं को भी वो उपभोग कर लेता है या खरीद लेता है। अगला आलोचना है उपयोगिता की माप करना कठिन कार्य है। प्रोफेसर हिग्स उपयोगिता की माप का खंडन करते हुए कहा है कि उपयोगिता एक क्या है? मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, ऐसा हिग्स की मान्यता है। अगला आलोचना है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। ये नियम कहता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं आता है, जबकि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हमेशा होते रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है तो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगी। उसी प्रकार से अगला आलोचना है पूरक एवं
पूरक वस्तुओं के क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होती है। जो वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग एक निश्चित अनुपात में की जाती है, जैसे दूध और शक्कर। दूध में आप ज्यादा शक्कर भी नहीं डाल सकते, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम डालेंगे तो थोड़ा फीका हो जाएगा। उसी प्रकार से डबल रोटी और मक्खन, डबल रोटी में भी मक्खन आप एक अनुपात में डालेंगे, जैसे पेन और स्याही है, जितना पेन में स्याही आएगी उतना ही तो डालेंगे ना। तो इस प्रकार से पूरक वस्तुएं मतलब दूध और शक्कर, डबल रोटी मक्खन, पेन और स्याही, ये पूरक वस्तुएं हैं, मतलब एक दूसरे के बिना इसका काम नहीं चलता है, तो एक अनुपात में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसको आलोचना के रूप में दिया गया है। और अंत में एक आलोचना है अज्ञानता, आलस्य तथा लापरवाही। ये एक बहुत बड़ा शब्द है कि कभी कभी उपभोक्ता जो है जब बाजार जाता है वस्तु क्रय करने के लिए, तो अज्ञानता या आलस्य माने या फिर लापरवाही माने उसको, वो महंगी व घटिया वस्तुएं भी खरीद कर ले आता है और उसका उपयोग कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज का ये अध्याय जो है समाप्त होता है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।